अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़ की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन सुनो वोट दो यकीन के साथ। मैं हूं आपके साथ आयशा जुल्फ़िकार और मेरे साथ हैं इमरान सनाउल्लाह। तो 8 फरवरी के इंतखाबात यानी कि सिर्फ एक दिन बाकी रह गया है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि एक दिन से भी कम वक्त रह गया तो कुछ गलत नहीं होगा। और जो कि इंतखाबी मुहिम गुज़श्ता रात तक जारी थी वो भी आज के दिन खत्म हो चुकी है। आज कोई ऐसी गहमा गहमी नहीं होगी। शायद इमरान कुछ बयानबाजियां सामने आ जाए, लेकिन मेरा ख्याल है इंतखाबी मुहिम के हवाले से तो इलेक्शन कमीशन के वाज़ेह अहकामात भी आ गए हुए हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जैसे कि आप बता रही हैं कि एक दिन से भी कम वक्त और तकरीबन 19 घंटे रह गए हैं जी वोटिंग शुरू होने में। और बाकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं और जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनके पोलिंग एजेंट्स हैं, मेरा ख्याल है आज वो नींद पूरी करेंगे क्योंकि कल जो है वो बहुत लंबा दिन है। पहले तो वोटिंग होगी और उसके बाद वोटों की गिनती होगी, उसके बाद नताइज का ऐलान किया जाएगा। कल का दिन ही नहीं, उसके बाद परसों का दिन भी मेरा ख्याल है इनकी नींद पूरी नहीं होगी, तो आज के दिन यकीनन तो जितनी भी सियासी जमातें हैं उनके लिए ये कहा जाए कि इलेक्शन जो होता है वो एक ईद का समा होता है। और आज अगर ये कहा जाए कि इलेक्शन से एक दिन पहले यानी कि आज की रात, जिसे इलेक्शन की चांद रात कहा जा सकता है, तो उसके लिए तैयारियां भी होंगी और बड़े बड़े दावे भी सामने आ रहे हैं। बड़ी बड़ी जमातें इस वक्त मैदान में हैं, बड़े बड़े जलसे भी आपने इतने दिनों में देख लिए और मंशूर भी आपने देख लिए। तो आपको ये फैसला करना है कि कल आपने किस जमात को वोट देना है, किस उम्मीदवार को वोट देना है और कौन आपके मसाइल हल कर सकता है। अच्छा इमरान, अभी आप गहमा गहमी की बात कर रहे थे तो मेरे जहन में हमारे बचपन की यादें आ गई कुछ, कि जब हम छोटे थे तो इतनी गहमा गहमी होती थी इंतखाबात की कि एक दिन पहले तक भी गलियों में मोहल्लों में रौनक लगी होती थी। आप चांद रात की बात कर रहे थे तो मेरे जहन में वो गहमा गहमी आई और वाकई ऐसी ही रौनक होती थी जैसे चांद रात है, अगले दिन ईद है और इलेक्शन वाले दिन भी रौनक एक होती थी। लेकिन इस बार कुछ गहमा गहमी मुझे कम लगी है वैसे। जी वाकई, एक तो ठंड बड़ी ज्यादा है और उसके बाद हम देख रहे हैं सियासी माहौल में भी काफी ठंड हम देख रहे हैं। क्योंकि एक जमात जो है वो उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही जिसको बड़ी जमात कहा जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम बात कर रहे हैं, उस हवाले से हम देख रहे हैं कि काफी गहमा गहमी उस तरह से नहीं है। दीगर सियासी जमातों ने भी जो अपनी कैंपेन की है ना वो भी काफी ठंडी रही है और आपने देखा मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आके कैंपेन स्टार्ट की है। जी बिल्कुल, लेकिन खैर हमारी ये ट्रांसमिशन बिल्कुल ठंडी नहीं जाएगी। बड़े खास मेहमान आज की इस ट्रांसमिशन में हमने बुलाए हुए हैं क्योंकि मामलात भी बड़े खास है। इलेक्शन से एक दिन पहले ये ट्रांसमिशन हो रही है और आपने कल भी हमारी ट्रांसमिशन देखी थी। मेरे दाएं जानिब इस वक्त मौजूद है और कल भी देखनी है और कल भी देखेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया है अदनान आदिल साहब ने। सर थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शुक्रिया। और मेरे बाएं जानिब इस वक्त नसीरुद्दीन नैयर साहब मौजूद हैं। आप इनके भी तज्जिए सुनते भी रहते हैं, देखते भी रहते हैं। आज भी बड़े खास इश्यूज पर हम बात करेंगे। इलेक्शन से एक दिन पहले इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 25 से 26% वोटर्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्शन डे पर डिसाइड करते हैं कि उन्होंने कहां वोट डालना है। सबसे पहले हम आगाज कर लेते हैं। अदनान आदिल साहब, क्या देख रहे हैं इलेक्शंस को देखते हुए? कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि ऐसे इलेक्शन हमने पहले कभी नहीं देखे। हाँ, बिल्कुल। और कुछ लोग पहली दफा इलेक्शन में वोट कास्ट करने जा रहे हैं। इसको अगर नौजवानों का इलेक्शन कहा जाए तो गलत ना होगा क्योंकि 44% नौजवान, 5 करोड़ से ज्यादा वोटर्स, नौजवान वोटर्स जिनकी उम्र 18 से 35 साल के दरमियान है, वो भी अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। इलेक्शंस को देखते हुए आप क्या सोच रहे हैं, क्या ओपिनियन है आपका? और क्या ये इलेक्शंस, सवाल काफी ज्यादा कर दिए मैंने आपसे, क्या ये इलेक्शंस हमारे मसाइल का हल हमें देकर जाएंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इससे पहले जो इलेक्शन हुए उनसे तो मसाइल का हल कुछ खास नहीं हुआ, बल्कि मसाइल पेचीदा हो गए। लेकिन ये कि बहरहाल सबसे एक महज़ब तरीका यही है कि हुकूमत वोट के ज़रिए आए, वोट के ज़रिए जाए। तो एक पुरअमन तरीके से जमहूरी अमल जारी रहना चाहिए। ये कंट्रोल्ड इलेक्शन है। वैसे जैसे पाकिस्तान में कंट्रोल डेमोक्रेसी का बड़ा शौक़ रहा है लोगों को। 1950 की दिहाई में सिकंदर मिर्ज़ा होते थे, वो कहते थे कंट्रोल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, लिमिटेड डेमोक्रेसी। तो इसी तरह फिर अयूब खान के दौर में बेसिक डेमोक्रेसी। तो अब भी ज़ियाउल हक़ ने फिर गैर जमाती इलेक्शन कराए थे ताकि जमातें उसमें हिस्सा ना ले सकें। वो भी एक तरह से कंट्रोल डेमोक्रेसी थी। अब एक पार्टी को पूरी तरह माइनस ही कर दिया गया। ख्याल था कि शायद उसके बानी को सिर्फ माइनस किया जाए, लेकिन उसकी पूरी पार्टी को ही उनका निशान ले लिया गया। फिर जो उनके आज़ाद उम्मीदवार उनकी हिमायत से खड़े हुए हैं उनको भी कैंपेन नहीं चलाने दी गई। गिरफ्तारियाँ, छापे, उनके पोस्टर नहीं, बैनर नहीं, उनकी कॉर्नर मीटिंग नहीं हो सकती। तो इन तमाम बातों से देखते हुए लगता है कि कंट्रोल्ड किस्म का इलेक्शन है। आपने कहा कंट्रोल्ड किस्म का इलेक्शन हो रहा है, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी की भी आपने टर्म यूज़ की है। तो मुझे ये बताएं, पूरी दुनिया में अगर हम डेमोक्रेसी की एग्जांपल्स ले लें तो कहीं एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी होती है या है कहीं? इतनी कंट्रोल्ड भी नहीं होती है या तो फिर मिस्र वाली मिसाल है, या जो अरब मुल्कों में होता है वो तो बिल्कुल ही एक बराए नाम ही इलेक्शन होता है।
लेकिन ये कि जैसे हमारे हमसाए में इंडिया है और वहाँ पे तो एक मुकम्मल यानी हम जैसे ही मुल्क है वो भी, लेकिन वहाँ पर एक बेहतर फॉर्म है डेमोक्रेसी की, और या यूरोपीय ममालिक हैं। हमें अच्छी मिसालों की तरफ देखना चाहिए, ना कि उनकी तरफ जो कि हमसे भी गए गुजरे हैं। बहरहाल ये जो भी इलेक्शन हो रहे हैं बहुत एक्सपेंसिव भी हैं। कल वो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हमारे साथ थे, वो कमर दिलशाद साहब, वो कह रहे थे कि 60 अरब रुपए खर्च होंगे। अगर मेरा ख्याल है सिक्योरिटी के मामलात भी अगर इसमें शामिल कर लिए जाए तो 100 अरब रुपए के करीब तखमीना है कि इलेक्शन पे खर्च हो रहे हैं। उम्मीदवारों ने शायद इस दफ़ा ज़्यादा खर्चा नहीं किया है, क्योंकि उनको था कि उम्मीद नहीं लग रही। एक अच्छी बात ये होती है कि इलेक्शन में ना डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है मनी की, कि वो प्रिंटिंग प्रेसेस को और वॉल चॉकिंग और दफातर खोलने में लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, तो पैसे की जो रेल पेल हो जाती है आम सतह पे। लेकिन इस बार लोगों को पता ही नहीं था, बेयकीनी थी। सेनेट में बार बार करारदादें पास हो रही थी कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ, मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे कि मुलतवी किए जाएँ। तो एक बेयकीनी में इन्वेस्टर ने हाथ अपना रुके रखा, तो पता नहीं होंगे कि फिर मियाँ साहब जो थे वो चाह रहे थे मेरे पहले केसेस क्लियर हो जाएं, फिर ये कि मैं बरी हो जाऊं, जो कि वो हो गए। फिर वो उनके जो मुखालिफ हैं बानी पीटीआई, उनको भी सजाएं हो जाएं, तो वो भी सजाएं हो गई। लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे और लगता है उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल चुकी है, तो इसीलिए अब वो खुलकर सामने भी आ गए। बिल्कुल खत्म हो गई और उनको सारी फील्ड मिल गई। तो इसलिए फिर वो इलेक्शन कैंपेन उन्होंने देर से शुरू की, लेकिन बिलावल ने माहौल को गरमाए रखा। बिलावल ने सही माहौल को गरमाया। मेरा ख्याल है नैयर साहब भी इस बारे में कुछ बताएंगे, बहुत ये सीजन्ड वो हैं एनालिस्ट। जब ये बात हो रही थी कि PMLN इंतखाबी मुहिम में जल्द से जुलूस का हिस्सा नहीं बन रही, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि वो टिकटों की तकसीम के बाद मियाँ साहब, मरीम नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ इंतखाबी जलसों पे तवज्जो देंगे। उन्होंने इंतखाबी मुहिम को बड़े जलसों की शक्ल में चलाने की कोशिश की है, लेकिन एक बहुत मुख्तलिफ अंदाज से उनकी तमाम तर तवज्जो पंजाब पर है। शायद वो ये समझते हैं कि पंजाब की एक शरीती जमात ने ही हुकूमत बनानी है, तो दूसरे सूबों में जाने का क्या फ़ायदा है। उन्होंने अपने हल्का इंतखाब वाले सूबा में भी मानसेरा से मियाँ साहब इलेक्शन में उम्मीदवार हैं, उस पर भी कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, बल्कि एक ताना दे डाला कि KP वालों को समझ नहीं आती। बिल्कुल। अब KP वालों को जिस बात की समझ आती है वो तो अपनी समझ पर कायम है। 13 में भी वही समझते थे, 18 में भी, अब भी वही लगता है। वो बलोचिस्तान भी नहीं गए, उन्होंने सिंध को भी एड्रेस नहीं किया। वो तो लियारी भी आखिरी इलेक्शन मुहिम के दिन भी एड्रेस नहीं किया कि शहबाज शरीफ साहब जो बड़ी कुव्वत से मुज़ाकरात करते रहे MQM के साथ, बिलाखिर उन्होंने वो तर्क कर दी शौक, और इस वक्त उन्होंने खुद को पंजाब तक महदूद किया हुआ है। ऐसे ही है। एक चीज़ जो बहुत से समझदार लोगों के शायद तज्ज़ियों और अंदाज़ों के बरक्स की गई है, वो ये था कि एक मखसूस सियासी जमात को इस कदर दीवार से लगा दिया जाए कि वो लोगों की निगाह से, सोच से मिट जाए, और पंजाब की सियासत को दोबारा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ की रवायती इंतखाबी मुखालिफाना सियासत में तब्दील किया जाए, वो मुमकिन नहीं हो सका। बिलावल साहब ने पंजाब को एड्रेस करने की कोशिश की, यूथ को एड्रेस करने की कोशिश की, हत्ता के PTI के वोटर को भी एड्रेस करने की कोशिश की, और सीधा मियाँ नवाज शरीफ को टारगेट किया, बाकी सबको छोड़ दिया। एक बात नहीं की। अच्छा, इसमें कता कलामी की माजरत, इसमें एक और चीज भी बहुत अहम है जो आजाद उम्मीदवारों वाला फैक्टर है। मैं उधर आ रहा हूं। जरदारी साहब इस बार बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं आजाद उम्मीदवारों पे। एक होता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड वोट लेना, एक होता है मैनेजमेंट के जरिए किसी की लॉयल्टी को चेंज करना। सबको मालूम है अब पीपल्स पार्टी किस वक्त, अगर इजाजत हो तो बात बता दूं, तमाम तर कोशिश के बावजूद इस वक्त पीपल्स पार्टी रहीम यार खान, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान के इंतखाबी हलकों तक मुहिम चला रही है। सेंट्रल पंजाब में उनके पास फैसल साले हयात से बेहतर कैंडिडेट कोई नहीं है। खुद बिलावल साहब लाहौर से कैंडिडेट हैं। आप लाहौर में बिलावल साहब को निकाल दें, बाकी तमाम सीटों पे आप किसी काबिल जिक्र उम्मीदवार का नाम नहीं ले सकते। फिर दोबारा GT रोड पे वापस चले जाएं, वहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो दो उम्मीदवार आपको मिलते हैं वो कायरा साहब हैं और राजा परवेज अशरफ है, चंद साहब हैं। अगर पूरे पंजाब की सियासत में इनके पास काबिल जिक्र उम्मीदवारों की तादाद 15 या 20 से ज़्यादा नहीं, तो वो सोच या वो आइडिया
या वो मैनेजमेंट के पंजाब की सियासत को असर नौ 1988 से 2008 तक जो सियासत रही है या इवन 13 तक किसे दोबारा किसी तरह से पीपल्स पार्टी को दूसरी बड़ी सियासी जमात या बड़ी सियासी जमात के तौर पे प्रेजेंट किया जा सके, वो तो नहीं हो सका। मियाँ साहब सिंध में एंटर नहीं हो सके, मियाँ साहब केपी से कदरे बाहर समझ लें, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन उनकी तवज्जो नहीं लगती कि वे केपी की सीटों पर उन पर तवज्जो है। बात आपने बिल्कुल ठीक किया कि पंजाब में जो बड़ी जमातें हैं वो फोकस कर रही हैं। तो अदनान मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता हूँ प्लीज, और इसके बाद आप देखेंगे कि क्या पंजाब का इंतखाबी मार्का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान है या वो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनके मुतल्लिक सब लोग जानते हैं कि वो इंतखाबी हलकों के रवायती हरीफ हैं, और वो रवायती हरीफ आज़ाद ज़रूर कहलाते हैं लेकिन अपनी पहचान वो एक ख़ास जमात के साथ रखते हैं। आप किसी भी ज़िले के इंतखाबी हलकों का तजिया कर लें, रवायती हरीफ आज भी या वो कहने के लिए आज़ाद हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं लिंक्ड हैं, सिंबल नहीं तो लेबल ज़रूर रखते हैं, और मुकाबले में PMLN का कैंडिडेट है। बिल्कुल सही। अदनान साहब, जैसे कि नैयर साहब भी कह रहे थे कि ये दो बड़ी जमातें, नून लीग और पीपल्स पार्टी का उन्होंने नाम लिया पंजाब के अंदर, और बिलावल भी यही कह रहे हैं कि जी असल मुकाबला जो है वो दो जमातों के दरमियान ही है। कुछ लोगों का ये ख्याल है कि वोट जो पंजाब का वोटर है वो इस बेस पे वोट करेगा, प्रो PTI और एंटी PTI। आप इससे एग्री करते हैं? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं कि पंजाब में जो मुकाबला है वो नून लीग और PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के दरमियान है। अब देखना ये है कि क्या जो उन पर सख्तियाँ हुई हैं, आज़ाद उम्मीदवारों को भी कैंपेन चलाने की खुली आज़ादी नहीं मिली, तो क्या उनका वोटर जो है बददिल होकर घर बैठता है या पूरे जोशो खरोश से बाहर निकल के वोट डालता है। अगर 60% से ज़्यादा टर्न आउट पंजाब में होता है तो बहुत अपसेट होंगे, बड़े बड़े बुर्ज उलट सकते हैं, बहुत अनएक्सपेक्टेड गैर मुतवक्के नताइज जो हैं वो हम देख सकते हैं। लेकिन अगर वोटर आपने कहा ना 60% से ज़ायद वोटर्स बाहर निकल आते हैं, तो 70 और 77 में भी 60% से ज़ायद वोटर्स टर्न आउट रहा था, लेकिन कुछ अच्छे नताइज हमें दे के नहीं गया मुल्क के लिए। देखिए, मुल्क का वो तो एक बात है ना कि आप तस्लीम ना करें, वो तो एक रवैये की बात है ना। अब बदल गया है, 70-77 का ज़माना तो नहीं है। उस वक्त आबादी जो है 5-6 करोड़ थी, अब 25 करोड़ है, मिडिल क्लास का बड़ा साइज़ है, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पेनिट्रेशन है, ओवरसीज़ का बड़ा फैक्टर है। तो पाकिस्तान के जो बुनियादी माशरती और माशी हक़ाइक़ बदल चुके हैं और उनका असर जो है सियासत पे भी पड़ता है। तो अब देखना ये है कि कल वोटर्स निकलते हैं या नहीं निकलते। अच्छा अदनान साहब, अभी जैसे कि नैयर साहब भी एक बात कर रहे थे कि इस बार बिलावल लाहौर से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, क्या आप वाकई पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में कोई काबिल ज़िक्र वोटर्स नहीं रहे, उनके जो उम्मीदवार हैं वो नहीं रहे हैं कि बिलावल को खुद पंजाब आना पड़ गया, या फिर वो पंजाब का किला फतह करना चाह रहे हैं? जैसे कि ज़ाहिर है हम सबको पता है जो पंजाब से अक्सरियती पार्टी होगी वही हुकूमत बनाएगी। देखिए, पंजाब की 141 सीटें हैं कौमी असम्बली में, तो अगर 134 सीटें चाहिए सादा अक्सरियत के लिए, तो अगर कोई पंजाब की जो सीटें हैं तो सादा अक्सरियत के लिए काफ़ी हैं। लेकिन पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास 5-6 से ज़्यादा सीटें निकालना मुश्किल है। वो भी 5-6 भी मुश्किल है निकालना। लेकिन ये कि चलें इतना आप बहुत खुला डुला सा एक एनालिसिस करें तो भी आप ये कह सकते हैं। अब मसला ये है कि बिलावल को पता है कि वो लाहौर से हार जाएंगे, और पीपल्स पार्टी के लोग हमें बता रहे हैं कि पोजीशन अच्छी नहीं है, गो कि उन पर इल्ज़ामात भी लग रहे हैं, वोट बाएंगे, वो नून लीग वाले उन पर लगा रहे हैं, वो नून लीग वालों पर लगा रहे हैं एक दूसरे पे। लेकिन एक अलामती है, जैसे शहबाज शरीफ कराची से इलेक्शन लड़े थे, गो हार गए थे, लेकिन ये है कि भाई मैं एक विफाक का सिंबल हूँ। वो चाहते हैं कि उन्हें एक फुट होल्ड मिल जाए पंजाब में, और वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्रेजेंस जो पार्टी की है, क्योंकि समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो है उसके लिए अच्छा वक्त नहीं है, आइंदा भी शायद अच्छा वक्त ना हो, तो वो जो एंटी नवाज शरीफ वोट है उसको कैप्चर करना चाहते हैं, इसलिए वो यहाँ पर आके एक अलामती सा उनका वो है। आपने बल्कि कराची की भी बात की, लाहौर की भी बात हो रही है, तो क्यों ना हम लाहौर कराची के जो हमारे रिपोर्टर हैं उनसे ग्राउंड की सिचुएशन ले लें। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया कराची से हमारे साथ अरबाब अली चांडियो मौजूद हैं, और लाहौर से हमें ज्वाइन कर लिया मोहम्मद वकास ने। सबसे पहले मैं अरबाब आपकी जानिब आएंगे। कराची की जी 22 नशिस्तें हैं, इलेक्शन से एक दिन पहले इस वक्त कराची का माहौल क्या देख रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे हलके हैं जिनमें कड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं, और क्या इंतजामात हैं कल के लिए?
पूरा कराची ज़बरदस्त मुकाबले होंगे, क्योंकि 2018 का कराची अब नहीं रहा, अब ये 2024 का कराची है। और 2024 के कराची में अगर ये कहा जाए कि दो नई इंट्रीज हुई हैं, यानी पहली मर्तबा पहले तो बानिया ने लंदन का नाम सुना जाता था, लेकिन अब बानिया ने जो है पीटीआई का नाम भी आ रहा है। तो पहली मर्तबा जो है वो कराची में बानिया ने लंदन ने बाइकाट नहीं किया। ये खास बात है कराची के हवाले से, क्योंकि बानिया ने लंदन किसी जमाने में कराची में राज करते थे, अब वो बाकी इलेक्शन में बाइकाट करते रहे, लेकिन इस इलेक्शन में उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार खड़ा किए और इसी तरह पीटीआई ने भी आज़ाद उम्मीदवार खड़ा किए। तो आज़ादों और बाकी जो दीगर जमायतें हैं, इनके दरमियान एक ज़बरदस्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। वैसे अगर जायज़ा लिया जाए तो कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमायत इस्लामी ने एग्रेसिव पोजीशन हासिल की हुई है और दोनों का ये दावा है कि वो माजी के मुकाबले में ज़्यादा कौमी और सूबाई की नशस्तें ले लेंगे, जबकि एमक्यूएम अपने सर्वाइवल और रिवाइवल के यानी फेस में शामिल हो गई है और उनका ये कहना है कि हम जो है वो एमक्यूएम नहीं है, और जब से मुस्तफा कमाल आया उन्होंने एग्रेसिव पोजीशन अख्तियार की है। यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दें कि जैसे कि आपने कहा कि इस बार बानिया लंदन के भी जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त मैदान में हैं, तो क्या वो भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से एक तो वोट इस वक्त इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, और क्या उन्होंने एमक्यूएम पाकिस्तान के साथ कोई एफिलिएशन भी शो की है? जी बिल्कुल, उन्होंने बाकायदा बानी जो एमक्यूएम है उसका फोटो और उसके साथ जो है उसकी जो वो कैंपेन चला रहे हैं। आज़ाद उम्मीदवार है, कुछ उठाए भी जा रहे हैं, कुछ गुम भी है, कुछ नामालूम जगह से जो है मैसेजेस कर रहे हैं कि हम हैं जो है बानिया लंदन के उम्मीदवार, और इस सिलसिले में एक बाकायदा लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है एमक्यूएम लंदन की जानिब से कि ये हमारे उम्मीदवार हैं। और इस सिलसिले में जो है वो एमक्यूएम जो मौजूदा पाकिस्तान एमक्यूएम है वो काफ़ी थोड़ी सी एक तरह से परेशान है, क्योंकि उन्हीं के ही वोटर जो है वो पहले चले गए थे 2018 में पीटीआई की तरफ, अब उन्हीं का ही वोटर जो अगर वापस बानी एमक्यूएम की तरफ लौट गया तो फिर ज़्यादा जो है नुकसान उन्हें हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ताकतवर हल्के ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि एमक्यूएम को इतनी नशस्तें मिल सके ताकि एमक्यूएम मरकज में जो हुकूमत बनने जाएगी उसमें अहम किरदार अदा करे। मैं आपको एक बात बताऊं, कराची हमेशा ही मरकज में अहम किरदार भी रहा है। अरबाब, आप साथ ही रहिएगा। मोहम्मद वकास हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। वकास, जो इंतखाबी मुहिम थी वो तो गुज़श्ता रात से ख़त्म हो चुकी है, इस वक्त लाहौर में क्या गहमा गहमी है सियासत के हवाले से और सियासतदानों के हवाले से खास तौर पे? जी देखिए, लाहौर में इंतखाबी गहमा गहमी अभी भी जारी है और इंतखाबी मुहिम तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उम्मीदवार आज भी अपने ताईं जो है वो कोशिशें जारी रखे हुए हैं कि किसी तरह अपने अपने जो वोटर्स हैं उनको अपनी तरफ राग़िब कर सकें। और मुख्तलिफ जो प्लान हैं वो तरतीब दिए जा रहे हैं, अपने अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको जो है वो हदायत जारी की जा रही हैं, वोटर पर्चियाँ जो है वो बनाई जा रही हैं और कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटर पर्चियाँ हैं वो वोटर्स के घरों में खुद पहुँचाई जाएँ। तो इंतखाबी गहमा गहमी तो आज भी जारी है। अगर हम लाहौर की ओवरऑल बात करें तो गुज़िश्ता एक माह लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने बड़े जारहाना अंदाज में जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है। बिलखुसूस कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने लाहौर के हल्का N130 में जहाँ से वो इलेक्शन भी लड़ रहे हैं वो खुद जो है वो अपनी इंतखाबी मुहिम चलाते रहे और मुतादिद रैलियाँ वहाँ से निकाली हैं। इसके साथ लाहौर के हल्का N127 में बिलावल भुट्टो हासे मुतहरक दिखाई दिए। इस बार लाहौर के इलेक्शन की एक खास बात यह भी है कि वकला की एक बहुत बड़ी तादाद लाहौर से कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर इंतखाबात लड़ रही है। लाहौर के हल्का N122 से सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं लतीफ़ खान खोसा जो कि आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनकी जो एफिलेशन है वो पीटीआई से है। इसी तरह NA128 से सलमान अकरम राजा वो भी पेशे से वकील हैं। इसी तरह NA117 से एजाज अली बुटर वो भी पेशे से वकील हैं। NA127 से ज़हीर अब्बास खोकर उनका पेशा भी वकालत ही है। तो बहुत बड़ी तादाद में वकला अपना इलेक्शन जो है वो इस मरतबा लड़ रहे हैं और ये तमाम जो वकला हजरात हैं ये आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी जो एफिलेशन है वो पीटीआई से है। अगर हम इंतखाबी मुहिम की बात करें तो पीटीआई के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो इस तरह से ग्राउंड पर जो है वो कैंपेन करते नजर तो नहीं आए, लेकिन सोशल मीडिया का उन्होंने सहारा लिया और अपनी जो इंतखाबी मुहिम है वो चलाई है। पीटीआई को बल्ले का निशान ना मिलने का एक नुकसान ये भी हुआ है कि मुख्तलिफ हल्कों में जब हमने विजिट किया तो वहाँ पर एक एक हल्के से तीन तीन ऐसे उम्मीदवार हमें नजर आए हैं जो कि खुद को
को जाहिर ये करते हैं कि शायद वो PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, लेकिन असल में वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये भी वोट जो है वो डिवाइड होगा। लेकिन लाहौर के जो बड़े मुकाबले हैं वो लाहौर का हल्का NA 130 है, जहां से नवाज शरीफ का मुकाबला डॉक्टर यास्मीन राशिद से होगा। NA 128 में सलमान अकरम राजा का जो मुकाबला है वो ओन चौधरी से होगा। इसी तरह NA 117 में अलीम खान जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जहां से मुस्लिम लीग नून के वो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, लेकिन वो अपनी जो IPP पार्टी है अकाब के निशान पर वो इलेक्शन लड़ेंगे। इसी तरह जो दीगर हल्के हैं, लाहौर का जो हल्का NA 121 है वो मुस्लिम लीग नून का खासा मजबूत हल्का है, जहाँ से शेख रुहेल असगर जो है वो मुतअद्दिद इलेक्शन जीत चुके हैं। इस बार भी उनकी पोजीशन जो है वो खासी हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। वकास, ये बताइएगा लाहौर की 14 सीटों पे कोई एक हल्का ऐसा बताएं जिसपे आपके ख्याल में कोई अपसेट हो सकता है? जो सबसे पहली सीट है NA 117, यहाँ पर अलीम खान जो कि मुस्लिम लीग नून की हमायत भी उन्हें हासिल है, यहाँ पर खासा टफ टाइम जो है वो उन्हें मिलने जा रहा है, क्योंकि जो मुस्लिम लीग नून के जो असल उम्मीदवार थे इस हल्के से मलक रियाज, बज़ाहिर तो उन्होंने अलीम खान की हमायत का ऐलान किया था, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि वो उस तरह से उस मुहिम को नहीं चला रहे जो वो अपने लिए जिस तरह वो चलाते हैं। तो यहाँ पर जो PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं अली एजाज भुट्टर, उनकी कैंपेन भी अच्छी खासी कैंपेन है। तो अगर यहाँ से अलीम खान को शायद एक बड़ा जो है अपसेट यहाँ पर हो जाए, क्योंकि उनके मुस्लिम लीग नून उस अंदाज में यहाँ से सपोर्ट नहीं कर रही जिस अंदाज से यहाँ से सपोर्ट करना चाहिए था। इसी तरह NA 128 में ओन चौधरी को भी मुस्लिम लीग नून की हमायत हासिल है, लेकिन वो भी हमें ग्राउंड पर इतने मुतहरिक नजर नहीं आ रहे। सलमान अकरम राजा जो है उनकी पोजीशन इंतहाई मजबूत दिखाई दे रही है। NA 127 का जो मार्का है वो सबसे बड़ा मार्का है लाहौर में, क्योंकि बिलावल भुट्टो, अता तारण और जो आज़ाद उम्मीदवार है जहीर अब्बास खोकर, इन तीनों के दरमियान जो है वो कांटे के मुकाबले की तवक्को की जा रही है। मोहम्मद वकास हमें लाहौर से अपडेट कर रहे हैं और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं अरबाब अली चांडी। आप दोनों हमारे साथ ही रहे क्योंकि हमने आपसे मजीद भी तफसीलात लेनी है, क्योंकि दोनों बड़े शहर हैं और काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं और काफ़ी कड़े मुकाबले भी इसमें हैं। लेकिन कराची के हवाले से भी कुछ खास सवालात हैं जो कि अरबाब अली चांडियों से भी हमने पूछने हैं। तो यकीन अभी एक ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना। वेलकम बैक। सुनो वोट दो यकीन के साथ, ये हमारा स्लोगन है और कल इंतखाबात हैं तो हम आपको भी बार बार कहेंगे कि वोट दो यकीन के साथ, और क्योंकि कल का वोट जो है हम सब का वोट वो हमारे मुस्तकबिल का फैसला करेगा। अच्छा अदनान साहब, एक सवाल जो कि ब्रेक से पहले हमारे रिपोर्टर मोहम्मद वकास हमें कुछ हलकों के हवाले से बता रहे थे, तो एक जो उन्होंने बात कही कि इस बार जो PTI का वोटर है वो कुछ कंफ्यूज या डिवाइडेड है, क्योंकि जो 2-3 लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम PTI की तरफ से वोट लड़ रहे हैं। ये इंतखाबात पे और PTI की सियासत पे किस हद तक असरअंदाज होगा? थोड़ा बहुत तो होगा। अगर एक निशान होता तो लोगों को आसानी होती, खासतौर से जो नाखानदार लोग होते हैं उनके लिए इलेक्शन सिंबल बहुत अहमियत रखता है। और फिर ये है कि कौमी असम्बली वाला अलग है, सूबाई के अलग अलग हैं और बड़े मज़ाक़ा खेज किस्म के सिंबल्स उनको मिले हैं, तो उससे उनकी पार्टी पोजीशन तो मुतासिर थोड़ी बहुत होगी। लेकिन ये कि अगर ओवरवेलमिंगली वोटिंग हो गई 60% या इसके आसपास, तो फिर जो है वो PTI के चांसेस ज़्यादा होंगे। अच्छा, तो अब देखना ये होगा कि कल कितने जोश और खरोश का, जो लोग सोशल मीडिया पे तो बहुत जोश का मुजाहरा करते हैं और बहुत ज़्यादा इंथुजियाज़म शो करते हैं, क्या वो वाकई मैदान में भी जाकर वोट डालने की कोशिश करेंगे या नहीं। ये अलग बात है कि उनके इंतज़ामात नहीं हैं, उनके दफातर नहीं हैं, उनको जो कि नून लीग के बहुत ज़्यादा हैं और पोलिंग एजेंट भी उनके बैठ पाते हैं या नहीं बैठ पाते। लेकिन लाहौर में नून लीग की अब पोजीशन उतनी अच्छी नहीं है जितनी 2018 में थी। नून लीग की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है। अगर बिल्कुल फ्री वोटिंग हुई तो नून लीग को बहुत धचका पहुंच सकता है। 14 सीटें हैं लाहौर की, उसमें से 3-4 के अलावा उनकी सब उन पर टफ कंटेस्ट है। इलेक्शन के हवाले से देखा जाए तो लाहौर के भी कम से कम 90% से ज़ायद ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जिनको हसास करार दिया गया है। एक मतलब फिर से अदनान आदिल साहब आपकी जरिए हम आएंगे। अभी पंजाब की बात हो रही थी, पंजाब इस वक्त बैटल फील्ड बना हुआ है, 141 सीटें जी इसकी। नून लीग ने दावा कर दिया 100 से ज़्यादा सीटें तो उनकी पक्की हैं, और अगर 100 से ज़्यादा वो सिक्योर कर लेती हैं सीटें तो 169 का जो मैजिकल फिगर है आपके ख्याल में वो हासिल कर लेंगे? हाँ, वो IPP और MQM की मदद से हासिल कर लेंगे। अगर उनको सिंपल मेजॉरिटी मिल गई तो फिर शायद वो कंफर्टेबली खुद ही हुकूमत बना लें, लेकिन फिर भी वो चाहेंगे कि कुछ पार्टियों के साथ मिलाकर ज़्यादा ब्रॉड बेस्ड हुकूमत बनाएं, वसीउल बुनियाद।
जैसे कि वो कह रहे हैं कि हम मुफाहमत चाहते हैं, कल मरियम ने भी कहा, उससे पहले नवाज शरीफ ने भी कहा। लाहौर पे मैं कहूँगा नैयर साहब हमें ना थोड़ा, ये बड़े एक्सपीरियंसड हैं, इनकी बड़ी इन डेप्थ नॉलेज है, तो ये हमें बताएं, क्योंकि यहाँ मियाँ अजहर भी लड़ रहे हैं जो साबिक गवर्नर हैं, पहले नवाज शरीफ के साथी भी रहे हैं, हमाद अजहर के वालिद साहब। जी, हमाद अजहर के वालिद साहब और बैरिस्टर सलमान, तो ये बड़े बड़े लोग हैं। अगर ये असम्बली में पहुंच गए तो पीटीआई के लिए एक अच्छा कदावर लोग होंगे। तो नैयर साहब कुछ हमें ज़रा तफसील से बताएं, आप खुल के बताएं, आप कुछ छुपाते हैं बातों को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये आपको फंसाने के लिए कहा इन्होंने। आपने इनकी बातों में नहीं आना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तारीख कामयाबी की लाहौर शहर के नताइज से मुंसलिक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा सबसे ज़्यादा तवज्जो अपनी सियासत में लाहौर को दी है। माजी में ये 1988 में लाहौर से मेजॉरिटी सीट्स हार गई थी, अगरचे बाद में मुस्लिम लीग ने पंजाब में हुकूमत बना ली। 8 में से 5 नशिस्तें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीतने में कामयाब हो गई थी। उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हमेशा लाहौर पे अपनी बरतरी रखी, हत्ता कि 2002 के इंतखाबात में भी लाहौर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म से ज़्यादा नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जीतने में कामयाब हो गई, उस वक़्त जबकि तमाम क़यादत मुल्क से बाहर थी। जी 2013 इन्होंने स्वीप किया। 2018 का रिज़ल्ट जो जनरली पीटीआई के फेवर में था, लाहौर डिवीज़न का ट्रेंड, गुजरांवाला डिवीज़न का ट्रेंड, सरगोदा का ट्रेंड PMLN की फेवर में था। लाहौर में ये हालत है कि ये सिर्फ 4 नशिस्तें जीत सके थे पीटीआई वाले 2018 में, जिनमें हैरानकुन बात यह है कि ख़ुद इमरान खान साहब इंतहाई नैरो मार्जिन से साद रफ़ीक से जीते, और वो जीती हुई सीट बाद में एक इंतहाई मजबूत उम्मीदवार ने, जनाब हमायूं अख्तर खान साहब ने बुरी तरह हारी। अब वो तांदले वाला में ताले आजमाई कर रहे हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के टिकट पर, लाहौर छोड़ गए हैं क्योंकि लाहौर में उन्हें एडजस्टमेंट नहीं मिली। और मैं एक और बात भी बता दूं, एक बयान आया है बड़ा ख़तरनाक जो पीटीआई IPP के कैंडिडेट, लाहौर के कैंडिडेट्स के लिए ख़तरनाक है, कि एक बड़े साहब ने कहा है PMLN की तरफ से कि हमने इनसे सीट एडजस्टमेंट की है। अच्छा, ये एक बुरा मैसेज है ओन चौधरी और अलीम खान के लिए। ओन चौधरी लाहौर की सियासत का कोई तजुर्बा नहीं रखते। ओन चौधरी के भाई अमीन चौधरी साहब पीटीआई के टिकट पर इलेक्ट हुए थे, बाद में वो डिफेक्शन की वजह से लूज़ कर गए और रिपीट किया इलेक्शन, तो PMLN की तमाम तर मदद के बावजूद वो फिर हार गए। ओन चौधरी माजी में कोई इंतखाबी तजुर्बा नहीं रखते। अलीम खान जो शहरी सियासत का बड़ा तजुर्बा रखते थे, उन्हें जो हल्का दे दिया गया है वो उस हल्के में अजनबी हैं और महज पैसे की बदौलत अपनी कैंपेन चला रहे हैं। और उनके लिए सबसे ख़तरे वाली बात जो पहले भी हुई है, मलिक रियाज साहब जो वहाँ से 3 बार तसलसल से MNA मुंतखब हो चुके हैं, और ये वो हल्का है जो 2002 में मियाँ अज़हर प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग कायद होने के बावजूद भी ये इंतखाब हार गए थे। ये मुस्लिम लीग का एक मजबूत हल्का है, और मियाँ अज़हर साहब इसी हल्के से कभी मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर मुंतखब हुए थे। मुस्लिम लीग नवाज ये सीट नहीं हारती थी, इन्हें मजबूरन देना पड़ी। और मलिक रियाज साहब जो 3 बार मुसलसल MNA मुंतखब हुए थे, वहाँ के रहायशी हैं, उन्होंने काम किया है, लोकल काउंसलर की पॉलिटिक्स पे बहुत काम किया उन्होंने। बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा। वो इंतखाबी हल्के से महरूमी उनके लिए एक सदमे से कम नहीं। इस पे हम मजीद भी बात करेंगे क्योंकि लाहौर के 14 हल्के हैं और देखना होगा कि 14 में से कितने में मुस्लिम लीग नून स्ट्रांग है। IPP अपनी 2 सीटें निकाल सकती है या नहीं निकाल सकती, मुल्क में हुकूमत किसकी बनेगी, जब हुकूमत बनेगी वज़ीर आज़म कौन होगा, पंजाब में हुकूमत किसकी बनेगी, बाकी सूबों में किसकी बनेगी, वज़ीर आला कौन होगा। बहुत से सवालात हैं, उनके जवाबात अगर आपने देखने हैं तो आप हमारे साथ रहिए। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। अदनान आदिल साहब, जैसे कि बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि अगर हमारे साथ धांधली हुई तो बानी चेयरमैन PTI को भूल देंगे आप लोग,
तो शायर इसमें क्या कहना चाहता है आपके ख्याल में? गीदड़ भपकियाँ हैं और असल बात यह है कि कराची में वो चाहते हैं कि सीटें निकालें। अगर कराची में पीपल्स पार्टी की बजाय MQM को फेवर किया गया, वहाँ पे जो ठप्पे लगते थे जब MQM कैप्चर कर लेती थी पोलिंग स्टेशन, मेरे कई जानने वाले बताते हैं कि वहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, वो आते थे, बूथ कैप्चर कर लेते थे और ठप्पे लगाते थे। बाद में पिछले इलेक्शन में उनको ऐसा मौका नहीं दिया गया तो वो हार गए। अब MQM को अगर इस मरतबा दोबारा ठप्पे लगाने की इजाज़त मिल गई, खुली छूट मिल गई, तो पीपल्स पार्टी उस पर खप डालेगी। तो वो कह रहे हैं कराची से हमें पूरा शेयर मिलना चाहिए। वैसे सिंध में तो उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है, वही हुकूमत बनाएंगे। बलूचिस्तान में भी ज़्यादा चांस यही है कि उनके जो हैं कद्दूस बिजिंजो साहब, वो कोई मखलूद हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए। लेकिन बिलावल कराची से 20 सीटें मांग रहे हैं। नहीं 20 तो नहीं, ये तो 22 में से रियलिस्टिक है। वो ये है कि अगर आपको 10 चाहिए हो तो आप 20 मांगते हैं, या 5 चाहिए हो तो 20 मांगते हैं। ठीक, बच्चों वाली जिद होती है, बार्गेनिंग पोजीशन। दिल भी एक जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ चाहिए या कुछ भी नहीं। पूछ रहे थे ना शहबाज मियां से, चांद मांगने में हरज क्या है? हाँ पूरे एतमाद क्यों हैं नून लीग वाले, तो उसकी वजह यह है कि सरकारी मशीनरी उनके साथ, जब आपके साथ पूरी सरकारी मशीनरी पूरी कद के साथ, ताकत के साथ आपके पीछे खड़ी हो। इस वक्त तो निगरान हुकूमत है सर। जी बस वो निगरान हुकूमत जैसी है हम सब देख रहे हैं, मतलब है। अच्छा तारिक गौरी साहब, हम रिवायती सियासत की बात कर रहे थे, नून लीग और पीपल्स पार्टी की हमने रिवायती सियासत तो देखी है, लेकिन पाकिस्तान में एक ट्रेंड ये भी रहा है कि मजहब के नाम पर भी सियासत की जाती है और मजहबी जमातें भी जो वोट मांगती हैं वो इसी बुनियाद पर मांगती हैं। इन दो बड़ी जमातों के अलावा जो बाकी जमातें हैं पंजाब में, उनकी पोजीशन या हैसियत इस वक्त कैसी है? देखें जी, अगर आप बात करती हैं मज़हब के हवाले से, तो कौन सी ऐसी जमात है जो मज़हब का नारा नहीं लगा के आती? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी लगाया, पाकिस्तान PTI ने भी लगाया, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जहाँ ज़रूरत पड़ती है सिंध में वो ये लगाते हैं। इस वक्त जो पंजाब में है सूरत हाल, वो तहरीक लब्बैक है। तहरीक लब्बैक जो है वो बड़े एक तरीके के साथ अपना वो कल के इलेक्शन के अंदर अपनी वारदात डाल सकती है। उनका वोटर जो है वो बिल्कुल चार्ज है, और वो कल अगर बाहर निकल आता है और लोगों को अपने साथ कर लेता है, वो कुछ सीटों को प्रॉब्लम को जो है ना करने के अंदर ज़रूर कोशिश करेंगे। अच्छा वैसे तारिक साहब, आपने ग्राउंड में जाके जलसे भी कवर किए हैं, आपने खुद जाके ग्राउंड रियलिटीज़ देखी हैं। इलेक्शन से पहले कहा जा रहा था कि मियाँ साहब जब आएंगे तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला ये होगा, क्योंकि PDM की जो हुकूमत उन्होंने की थी मुस्लिम लीग नून ने बाकी इत्तेहादी जमातों के साथ मिलके, उसके बाद पब्लिक को फेस करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि महंगाई अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हुई थी। लेकिन जो जलसे हमने देखे हैं तो इतने ज़्यादा लोग कहाँ से आ गए, और ख़ास तौर पर वो यूथ के नारे लगवाते थे कि यूथ आप में से कितनी है इसमें, तो वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में थी। तो ये जलसे कैसे हो गए? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद जब नवाज शरीफ ने जैसे ही एंट्री डाली है, उनका वोटर जो है ना वो चार्ज हुआ है, ठीक, उनकी मकबूलियत में भी इजाफा हुआ है। तो और मुख्तलिफ सर्वे भी इस चीज़ को साबित करते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ही हैं जिन्होंने आकर जब भागदौड़ संभाली। बेशक जो मरीम नवाज हैं वो क्राउड पुलर हैं, लेकिन बड़ा नाम और बड़ा मकाम जो है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का ही है। उनका वोटर आज भी मौजूद था, लेकिन जब वो यहाँ नहीं थे तो वो मोटिवेट नहीं कर सके। जैसे ही 21 तारीख को वो अक्टूबर को यहाँ पर आए तो आपने देखा मीनार पाकिस्तान और मीनार पाकिस्तान के बाहर की जगह जो है पूरी फील हो चुकी थी, और यूथ भी उनके साथ वहाँ पर मौजूद था। ख़वातीन की बड़ी तादाद हमने देखा कि वो वहाँ पर मौजूद थी। अच्छा नय्यर साहब, हम अगर पंजाब के बाद कुछ कराची की सियासत की बात करें तो कराची से जो जीते हैं 22 नशिस्तें हैं, हुकूमत बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। हमने देखा गुज़श्ता इंतखाबात में कि PTI ने पीपल्स पार्टी का वोट बैंक तोड़ा, MQM का वोट बैंक तोड़ा, और इस बार भी जाहिर सी बात है कराची किंग मेकर बनाएगा। आपके ख्याल में जमात इस्लामी कितनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है? क्योंकि गुज़श्ता जो मेयर के भी इलेक्शन हुए उसमें भी जमात इस्लामी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी, यानी कि ग्रास रूट लेवल पे। इन इलेक्शंस में आपको जो ऊंचे लेवल्स के जो सीट्स हैं उसमें जमात इस्लामी या बाकी जमातों की पोजीशन क्या लग रही है? जमात इस्लामी अपनी सियासत के बेहतरीन दौर में भी कराची की कौमी असम्बली की नशस्तों की अक्सरियत कभी हासिल नहीं कर सकी थी। जब कराची की क़यादत प्रोफेसर गफूर और महमूद आज़म फ़ारूकी जैसे लोगों के पास थी तो 70 के इंतखाबात में कराची से जमात इस्लामी को सिर्फ 2 नशस्तें मिली थी। जमात इस्लामी को अब भी एक महदूद हिस्सा मिल सकता है, वो 2 या 3 नशस्तों से ज़्यादा नहीं हो सकता। मेरे अंदाजे में कराची इस बार फिर एक स्प्लिट बैंडेड की तरफ बढ़ रहा है। पीपल्स पार्टी को जो शेयर 2018 में नहीं मिला था शायद वो अब मिल जाए। MQM को चंद नशस्तें ज़रूर मिलेंगी, MQM को ज़िंदा रखा जाएगा, क्योंकि MQM
कुछ लोगों की पसंद है जो पीपल्स पार्टी को सिंध की वाहिद सियासी कुव्वत बनने से रोकते हैं। वो MQM ही वो कुव्वत है जो शहरी हलकों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी बरतरी का अगरचे असम्बलियों में अददी तौर पर मुकाबला तो नहीं करती, लेकिन अपनी हैसियत के साथ जो लोग सिंधी नेशनलिज्म की या सिंधी शौनिज़म की सियासत करते हैं उनके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है। ये कुछ लोगों का ख्याल है और तजिया है, और शायद वो दुरुस्त भी हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर सिंध की सियासत करती है, और इस बार आपने देखा होगा कि वफाक की अलामत वो ज़रूर है, इसमें कोई शक नहीं है। इस बार भी वो पूरे पाकिस्तान में निकले हैं, लेकिन इसे एक ब्रेकिंग न्यूज़ समझ लीजिए फॉर फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। वो है इमरजेंस ऑफ आसफा भुट्टो। शी अपीयर्स टू बी मोर डायनामिक, मोर कमिटेड, और फ्यूचर में शायद बिलावल की बजाय वो क्राउड पुलर नज़र आती हैं। तो इस दफ़ा इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा फिर उन्होंने? ये उनकी इंटेलिजेंस प्रेफरेंस हो सकती है जरदारी साहब की। अगर मेरे से मशवरा लेते तो मैं ज़रूर देता कि आसफा साहिबा को जिस कुव्वत का और जिस पॉलिटिकल एनर्जी का उन्होंने मुजाहरा किया है सिंध में रैलीज़ के दौरान, आपको इस सियासत में अगर शहीद बेनज़ीर भुट्टो की कोई झलक किसी एक सियासतदान में नज़र आती है तो वो खाली आसफा भुट्टो है। वो ना वहाँ ना मरियम खड़ी है ना बिलावल खड़े हैं, उनका भाई भी उस जगह पे नहीं खड़ा, क्योंकि एक एंथुसिज्म नज़र आ रहा है। मेरे दोस्त ज़्यादा तजर्बाकार हैं, समझते हैं लोगों के क्राउड के मूड को, कि क्राउड सिंध के छोटे शहरों में क्राउड ने उन्हें बिल्कुल डिफरेंटली लिया है। वो मंजर, वो चार्ज नज़र आया है जो कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा के लिए आता था। वो लास्ट इलेक्शन का जो जलसा लड़काना में बिलावल साहब ने किया है, शायद वो भी अगर आसफा करती तो ज़्यादा पावरफुल होता। ये मैंने अपना तजिया बताया है कि मुस्तकबल की सियासत सिंध में पीपल्स पार्टी के सियासत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत आसफा भुट्टो की सियासत होगी। बिलावल आसिफा भी नौजवान हैं, बिलावल भी नौजवान हैं, और 5 करोड़ 70 लाख जो वोटर्स हैं ना, इस मरतबा उनका वोट होगा 12 करोड़ 85 लाख वोटर्स में से 5 करोड़ 70 लाख नौजवान वोटर हैं। तो अदनान आदिल साहब, पूरी दुनिया में हमने देखा है कि नौजवान जो हैं जब भी वोट कास्ट करने के लिए निकलते हैं तो 35% से ज़्यादा नहीं है। तो इन पे बड़ी जमातों को यकीन है, एतमाद भी है। आपको लगता है कि आज का नौजवान जो है कल के लिए निकलेगा वोट कास्ट करने के लिए? देखिए, तवक्को ही की जा सकती है। अब ये तो हमें गैब का इल्म तो नहीं है, लेकिन बहरहाल नौजवानों में एक जोशो खरोश तो है, एक जज्बा तो है, और अच्छी बात है। पिछली बार वो कुछ ज़्यादा तादाद में नहीं निकले थे, और वैसे नौजवान तो हमेशा होते हैं। 70 में भी थे, 77 में भी थे, और पिछले इलेक्शंस में भी थे, और नून लीग के साथ भी हैं, जमात इस्लामी के साथ भी हैं, फजलुर रहमान के साथ भी हैं, मदरसों के बच्चे भी नौजवान हैं। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि नौजवान सिर्फ एक पार्टी में हैं। नौजवानों में भी पोलराइजेशन है, लेकिन ये कि एक बड़ी तादाद तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता है और बानी PTI को अपना आइडियलाइज़ करती है, उनको अपना हीरो समझती है। अब देखना ये होगा कि वो कितनी बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन पे जाते हैं, क्योंकि नौजवान तो हमेशा हर मुल्क में ही होते हैं, और हमारे यहाँ चूँकि बर्थ रेट ज़्यादा है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज़्यादा है, इसलिए नौजवानों की शरह भी ज़्यादा है। 6.25 करोड़ वोटर हैं जो 18 से 35 साल के हैं। अगर उनका 50% भी 40 to 50% भी वोट डालने चला गया तो बड़ा अपसेट हो। बिल्कुल, और वोट डालना हम सब के लिए फ़र्ज़ ही है, क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल का भी फ़ैसला करता है, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल का भी फ़ैसला करता है। अच्छा शहबाज मियाँ साहब, अगर हम बात करें नई हुकूमत की, ये तो जाहिर सी बात है कल के इंतखाबात के बाद ही पता चलेगा कि किसकी हुकूमत आती है, लेकिन आपके ख्याल में, आपके तज्ज़िये में नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? इकॉनमी बड़ा चैलेंज है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बड़ा चैलेंज है, या अमन व अमान की सूरत हाल? आज भी हमने देखा 2 धमाके हो गए, इलेक्शन से पहले इस तरह का भी माहौल हम देखते हैं। सबसे बड़े चैलेंजेस क्या हैं नई हुकूमत के, जबकि IMF का जो दूसरी किस्त है वो भी मार्च में ख़त्म हो रही है और आगे कर्ज़ों की अदायगी भी शुरू होनी है? सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं समझता हूँ कि आवाम की जो माशी हालत है उसमें कोई रिलीफ देना नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। और जो पहले 100 दिन होते हैं उसके लिए वैसे तो सभी सियासी जमातों ने अपने अपने बड़े बड़े मंशूर दिए हैं, दावे किए हैं, अब बड़े वादे किए हैं, लेकिन 100 दिन का कोई प्लान नहीं दिया। मुस्लिम लीग नवाज़ हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो कि वो पहले के अंदर आवाम को रिलीफ किस तरह देने जा रहे हैं, वो किस तरह सब्सिडाइज करेंगे चीज़ों को या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि IMF के प्रोग्राम के अंदर रहते हुए आपको
बड़े मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा और जो मुल्क के अंदर डॉलराइजेशन थी उसको जो रोका उसको कंट्रोल करना भी एक बड़ा चैलेंज होगा। और मैं समझता हूं कि यही वो चीज़ है जो आवाम जो चाहते हैं कि नई हुकूमत आए तो थोड़ा सा उनको रिलीफ मिले किसी सूरत में भी, और उसके साथ साथ जो मुल्क के अंदर एक जमूत का एक शिकार रहा है पिछले 1.5-2 साल में माशी तौर पे, तो वो माशी सरगर्मियाँ किस तरह बहाल होंगी और लोगों का एतमाद बढ़ेगा और सरमाया जो है दोबारा जो है वो वापस लगना शुरू होगा। ये जो मंशूरों में बड़ी अच्छी अच्छी बातें सामने आ रही हैं कि जी हम 300 यूनिट तक फ्री दे देंगे, 10, 20, 30 लाख घर दे देंगे आपको, रोटी इतने की कर देंगे, तो आपने तो बताया कि हालात इतने ख़राब है कुछ नहीं कर सकते। तो अगर ये आप ये गवर्नमेंट में तो कुछ कर पाएंगे? अच्छा देखें, कर सकते हैं। आपकी नीयत होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए, और हुक्मरान की लीडरशिप का तकाजा यही होता है बुनियादी तौर पे कि वो कुछ करना चाहता है, आवाम को रिलीफ देना चाहता है, तो बहुत सारे रास्ते निकल सकते हैं मुश्किल हालात में रहते हुए भी। और उसके लिए फिर आपको देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी जो एक बाल मुसलसल कर रहे हैं, वो 18वीं तरमीम के बाद कहते हैं कि वो तकरीबन गलबन 27 जो मिनिस्ट्रीज हैं 17 डिवीजन जी उनको ख़त्म करेंगे, उनको ख़त्म करेंगे, और वो ख़त्म होना चाहिए थी। वो वफाक के ऊपर इतना बड़ा अभी तक बोझ क्यों है, जबकि सूबाई आपके जो खुद मुख्तारी दे दी गई और तमाम जो मिनिस्ट्रीज थी वो चली गई सूबों को, और पैसा उधर चले जाता। फिर एक काम के लिए 2-2 मिनिस्ट्रीज क्यों हैं? तो उसके वो इस तरह के अखराजात अगर कम करते हैं आप, और जो कफायत शुआरी की पॉलिसी है वो यकीनी तौर पे लाते हैं जी, मशीर, और उसके बाद फिर शाही अखराजात, तो ये 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार सीसी गाड़ियाँ आप तय कर लें। जिस दिन आप हुकूमत में आए और प्राइम मिनिस्टर ये तय कर ले कि कोई भी गाड़ी जो है वो 1300 या 1600 सीसी से ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आएगी, तो फिर उसके बाद नहीं आना चाहिए। इस तरह के जो मैयर्स हैं वो लेंगे तो आप आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। अदरवाइज फिर वही बातें होंगी, वही कुछ होगा, वही तनकीद होगी एक दूसरे पे कि वो कर गए, वो उन्होंने सारा कुछ बेड़ा गर्क कर दिया था, डिफॉल्ट में जा रहे थे हम। ये हुकूमत में आने के लिए बेचैन होते हैं, इतनी शिद्दत से अगर मुल्क के मसाइल भी हल करने के लिए बेचैन हो तो यकीनन हमारे मसाइल 1 साल के अंदर ही हल हो जाएं। अपनी गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, अभी एक ब्रेक का टाइम हुआ है, स्टे विद अस। वेलकम बैक। हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगर क्विकली मैं गौरी साहब आपकी जानिब आऊँगा कि शरीफ ख़ानदान का तो लाहौर है ना घर, तो लाहौर में 14 सीटों में आपके पास क्या अपडेट है? ग्राउंड में आप फिरते रहते हैं, आपने देखा भी है, असल मुकाबला किन सीटों पर है और उसमें कौन जीतेगा? देखिए जी, लाहौर में जो इस वक्त 3 मुकाबले जो है ना वो बड़े सख्त होने जा रहे हैं। बल्कि इस तरह, अगर मैं इस तरह कहूँ कि एक मुकाबला, एक टाकरा और एक दिलचस्प मुकाबला। जो मुकाबला है ना, 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले मोहम्मद नवाज शरीफ को ललकारा है डॉक्टर यास्मीन राशिद ने, जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं। इसी तरह जो दूसरा मुकाबला है वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को ललकारा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अताउल्लाह तारा ने। सख्त मुकाबला होगा वहाँ पर। और तीसरा जो दिलचस्प मुकाबला है वो है NA 128 में ओन चौधरी का और राजा साहब का। ठीक, वो मुकाबला इंतहाई दिलचस्प होगा। तमाम की नज़रें उस मुकाबले के ऊपर हैं। उसकी वजह यह है कि राजा साहब ने बहुत अच्छी, सलमान अकरम राजा साहब ने बहुत अच्छी कैंपेन चलाई है और उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया है ओन चौधरी की मौजूदगी का। तो बकाया जो हैं शहबाज शरीफ साहब वो आसानी के साथ जीत जाएंगे, मरियम नवाज़ भी आसानी के साथ जीत जाएंगी, हमदा शहबाज भी जीत जाएंगे। और जो एक और मुकाबला है वो है जो आसानी से नहीं जीतेगा। मुकाबलों की बात। ठीक। ये देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी एक बड़ा नाम, पार्टी के चेयरमैन, और ये, लेकिन वो इस वक्त फंसे हुए हैं। क्या गुंजाइश है बिलावल की लाहौर से ये सीट जीतने की? देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनको जो है टफ टाइम दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उनको टफ टाइम दिया। वो इसलिए दिया कि गुज़श्ता 30 साल के अरसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी लाहौर में जगह बनाई है। ये उनकी बका का मामला है। अगर जो हैं बिलावल भुट्टो यहाँ से हार जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आने वाले वक्त में पंजाब में बिल्कुल जगह नहीं बना सकती। अच्छा अदनान साहब, एक आपसे मैं छोटा सा जवाब मुख्तसर लेना चाहूँगी इस सवाल का, क्योंकि रिपोर्टर्स पे भी हमने जाना है। क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले इंतखाबात फिर से कोलिशन गवर्नमेंट की तरफ जाएंगे? ज़्यादा चांस यही। अच्छा, IPP, MQM और नून लीग अगर वैसे जैसा कि सरकारी ढांचा चाह रहा है
वैसे इलेक्शन हो गए। लेकिन अगर 60-70% लोग आ गए मैदान में, फिर क्या होगा किसी को नहीं पता। ये भी है। अच्छा, हमारे रिपोर्टर्स भी रिपोर्टर्स जी हमारे पास कराची से हमें ज्वाइन कर लिया अरबाब अली चांडियो ने, और इस्लामाबाद से हमारे पास नईम जंजुआ मौजूद हैं। सबसे पहले नईम जंजुआ, ये बताइए क्या खबर है आपके पास? लगता है कोई बहुत बड़ी खबर है आपके पास। बिल्कुल जिस तरीके से इलेक्शन शुरू हुआ था और उस वक्त गहमा गहमी थी, आज आखिरी दिन है यहाँ पे इस्लामाबाद में भी जो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आईजी इस्लामाबाद से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमने जो है वो 3 कैटेगरी में इस्लामाबाद के जो हलके हैं उनको तकसीम किया है। यहाँ पे जो हसास तरीन पोलिंग स्टेशन करार दिए गए हैं वो तकरीबन 31 हैं, और वो मैं बताऊँ कि वो सारे के सारे जो है वो इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात में जो दही इलाके हैं वहाँ पे है। मेर का इलाका है, निलौर का इलाका है, फुलग्रां का इलाका है। यहाँ पे पिछले इलेक्शन में जो है वो कुछ कशीदगी हुई थी कुछ ग्रुपों के दरमियान में, पार्टियों के दरमियान में, जिसकी वजह से इनको हसास तरीन करार दिया गया है। 990 पोलिंग स्टेशन है इस्लामाबाद में, जिनमें से तकरीबन 123 हसास हैं और 31 के करीब हसास करार दिए गए हैं। पुलिस की जानिब से जो नफरी की तादाद बताई गई है वो तकरीबन 6500 तादाद बताई गई है जो यहाँ पे अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देगी, और अभी से जो है वो डिप्लॉय भी कर दी गई है। कुछ पोलिंग स्टेशंस पे जो सामान आज पहुंचाया गया है वहाँ पे साथ साथ जो है वो नफरी भी तैनात कर दी गई है जो अभी से अपनी ड्यूटी सुबह तक सर अंजाम देंगे, और कल शाम को जो है वो मजीद जो नफरी जो सुबह होगी वो शाम तक अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देगी। इसी तरह जो अगर देखा जाए तो पुलिस के साथ 1000 FC की नफरी है और साथ 1500 रेंजर और फौज के एहलकार जो है वो भी तैनात किए गए हैं। सेफ सिटी जो है यहाँ पे कंट्रोल रूम पुलिस की जानिब से बनाया गया। 50 एहलकार वो उनको कैमरों को देखेंगे। जो 400 कैमरे हैं ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से और पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे। हसास जो पोलिंग स्टेशन है उन पे ऊपर 2-2 कैमरे लगाए गए हैं, उनको मॉनिटर अभी से किया जा रहा है सामान पहुंचाने के बाद। इसके अलावा जो है वो जो पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए हैं वहाँ पे भी बड़ी तादाद जो है पुलिस की ओवरऑल सिचुएशन हमें बता रहे हैं। नईम जंजुआ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अरबाब चांडियो, आप भी कोई खबर शेयर करना चाह रहे थे, बताइए क्या खबर है आपके पास? जी, आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि आज जहां मैं मौजूद हूं वहां ज़बरदस्त किस्म की बदनज़मी हुई है इलेक्शनी सामान के हसूल के हवाले से। यहां जो ख़वातीन हैं उन्हें भी धक्के मिले और 1-2 ख़वातीन गिर भी गई हैं अंदर, और इसके साथ जो बूढ़े हैं जो बड़ी उम्र के उनकी तो सांसें भी उखड़ गई हैं। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि जो बोरे इस वक्त यहाँ पर मुख्तलिफ अमले को दिए जा रहे हैं उनकी सीलें भी टूट गई हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे बोरे तो फट गए हैं। बहुत सारे बोरे मैंने फुटेजेस भेजे हैं, अगर वो फुटेज इस वक्त स्क्रीन पे दिखा सके इदारे की जानिब से तो वो आप देख सकते हैं कि वो जो बोरे जिनमें बैलेट पेपर या जो है वोटर लिस्ट होती है वो बोरे फट गए और उनका बैलेट पेपर और जो है जो वोटर लिस्ट है वो बाहर जमीन पे। तो इस बदनज़मी की वजह क्या बनी अरबाब? इतनी बदनज़मी हो गई कि आप जिस तरह बता रहे हैं कि बैलेट पेपर्स भी यहाँ पर गिर गए हैं और वो जो मोहरें हैं जो बैग्स हैं वो भी फट गए हैं, तो इतनी बदनज़मी की वजह क्या बनी? इसकी वजह ये बनी कि आने का एक ही रास्ता है। आप देख ले यहाँ पर अगर कैमरामैन दिखा सके तो वो वहाँ पर लिखा हुआ है आउट, जबकि इन भी यहीं पे है और यहीं से आउट होना है। जब आउट भी यहाँ से होना है, इन भी यहाँ से होना है, तो ऐसे लोगों ने यहाँ से सामान निकाला है जैसे कोई जंग फतेह कर लियो या मुफ्त में कोई बिरयानी बट रही हो या फिर कोई किसी बड़ी फिल्म मौला जट की टिकट हासिल कर लिया। ऐसे यहाँ पर रश्ता और ऐसे लोग जो है गुत्तम मतलब ये रहे कि खवातीन को अपने आप को बचाएं या जो वहां पर इलेक्शनी सामान है उसको बचाएं। यहाँ पर एक बोरा पड़ा हुआ है, ये देखे, ये बोरा है, ये देखे, इसकी सील नहीं है। अब इन्होंने यहाँ पर गाठली ये जो है बंद किया है, अगर इसको यूं खोलेंगे पूरा बोरा जो है खुल जाएगा। ये खोलिएगा ना, आप ना खोलिएगा। ये मैं नहीं खोलूंगा, ये दिखा रहा हूँ। हमारी क्या जरूरत कि हम खोले, मगर ये कि ये फटा हुआ है, इसकी सील ही टूटी नहीं हुई है। अब
बाबा जान की अमान पाए, हमें थोड़ी नोटिस इलेक्शन कमीशन सर लाइव में आप, चूंकि इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक जो है वो बहुत ज़्यादा इस पर टाइट है और इस पर सजा भी हो सकती है। अगर जो लोग हमें देख रहे हैं और जो लोग वहां पर मौजूद हैं, इस तरह की कोई हरकत आप लोगों ने नहीं करनी, क्योंकि इस पर सजाएं भी होंगी। इलेक्शन बड़ा सीरियस मैटर है और इसके इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी, इंतखाबी सामान की हिफाजत करना जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम चलेंगे कामरान खान आपकी जानिब, जो कि ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं। जी कामरान खान, जैसे कि शहर इक़्तिदार में आप मौजूद हैं, क्या खबरें हैं, कौन आ रहा है, कौन इन है, कौन आउट है? हम दोबारा रब्ता करेंगे कामरान खान से। और जैसे कि अदनान आदिल साहब, आप भी देख रहे हैं कि कराची बहुत बड़ा शहर, रोशनियों का शहर, इलेक्शंस होते हैं वो बड़े टेक्निकल किस्म के होते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से कोई लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, कुछ लोग जान बहक भी हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में इलेक्शंस पर किस हद तक इसका असर पड़ सकता है? देखें, थोड़ा बहुत देखें, वो भी इंसान है जो इलेक्शन का अमला है। इतना बड़ा शहर, 2.5 करोड़ आबादी, 2-2.5 करोड़ की आबादी है, तो उसमें कुछ छोटी मोटी हम लोग तो ये करते हैं ना कि अगर 100 में से एक चीज़ ख़राब हो तो उसको फोकस कर लेते हैं और फिर उसको दिखाते हैं। बहरहाल इतनी बदनज़मी भी नहीं होनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन को इसको इंश्योर करना चाहिए। और ये कराची के जो नज़्म व नस्क़ के मसाइल हैं, ये तो हमेशा से आपको पता है, बारिश होती है पानी खड़ा हो जाता है वहाँ पे और कचरा उठाया नहीं जाता और सड़कें टूटी हुई हैं, पानी नहीं है। तो इसी तरह ये जो इलेक्शन कमीशन का काम है वो भी आप बदनज़मी देख रहे हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए था। अच्छा नईर साहब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची और मुआशी हब भी कराची है और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि 22 नशिस्तें वहाँ से किंग मेकर बनाने वाला शहर वो है, लेकिन इस तरह के बदनज़मी के वाक़यात जो सामने आ रहे हैं इलेक्शन से एक दिन पहले और फिर उसके बाद अगर सियासी जमातें ये कहेंगी कि हमारे साथ धांधली हो गई, तो ये धांधली का अमल तो यहीं से शुरू हो गया है। बदनज़मी इसीलिए है कि बहुत बड़ा शहर है और अनमैनेजेबल हो चुका है, अनगवर्नेबल हो चुका है। उसके जितने भी इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स की हैं, वो सिटी की कम्पैक्टनेस की वजह से वो सारे फेलियर हुए हैं। और एक बहुत बड़े फेलियर की बुनियाद है कि वहाँ कभी भी लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर नहीं किया गया, या लोकल गवर्नमेंट्स हुई नहीं, या लोकल गवर्नमेंट्स पावरलेस हुई हैं। एक्सेप्ट द पीरियड ऑफ जनरल मुशर्रफ, कभी भी लोकल गवर्नमेंट्स को वहाँ पावर्स नहीं मिली। और एक बार पहले जनरल ज़िया के ज़माना में नेमत खान साहब थे, तब वो थोड़ी सी पावर थी। कराची की बदनज़मी आप ये ना समझें कि एक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोलिंग मटीरियल, ये हर जगह पे एक इशू होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज ऑफ आरओज आर हाउस्ड इन 1 or 2 बिल्डिंग्स। डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स पे भी अगर से एक डिस्ट्रिक्ट है छोटा, 13 इंतखाबी हलकों का पोलिंग मटीरियल एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से डिस्पैच होना है और वहीं करीब करीब सारे आरओज के ऑफिसेज हैं, तो हल्की फुल्की बदनज़मी हो जाती है, उसे एक मुकम्मल इंतखाबी अमल मुतासर नहीं होता। एक आध बैग खुल जाए, एक आध जगह पे तो रिगिंग भी हो जाती है, आइसोलेटेड तो पोलिंग भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसे अभी इतना सीरियस नोट नहीं लेना चाहिए। नहीं, इससे शुकूक व शुबहात उभरते हैं कि जैसे तमाम पोलिंग मटीरियल खुल गया है, बहुत सारे हलके हैं, ये सिर्फ एक इंतखाबी हलके का पोलिंग बैग होता है, मुझे पता है, ऐसे सील करके हवाले कर दिया जाता है। और ये जो हवालगी और डिस्पैच है ऑफ पोलिंग स्टाफ टू दी पोलिंग स्टेशंस, इतनी पैथेटिक कंडीशंस हैं उनके डिस्पैच की और वहाँ तक आमद की और वहाँ ओवरनाइट स्टे की और फिर नेक्स्ट इवनिंग रिटर्न। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इलेक्शन का ये प्रोसेस है और इलेक्शन प्रोसेस में इंतखाबी सामान जो है वो पहुंचा दिया जाता है, उसके बाद जो है वो अमले की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसके बाद कल सुबह इलेक्शंस होंगे, इलेक्शन में 8 बजे का वक्त है, आपने वोट डालने के लिए लाजमी निकलना है। 8 बजे बिल्कुल 8 ये मैजिकल फिगर है जी, आपने इसको याद रख लेना है और वोट आपने जरूर कास्ट करना है, क्योंकि ये वोट आपकी किस्मत का फैसला कर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया नैयर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। गौरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। अदनान आदिल साहब और शहबाज मियां साहब, आप लोगों का बहुत शुक्रिया और आप देखने वालों का तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आने वाले घंटों में आपके लिए खास ट्रांसमिशन है। अभी फिलहाल हमें एक न्यूज़ ब्रेक लेना है, उसके बाद हम वापस आएंगे और ट्रांसमिशन का सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा।